दोस्तों, अगर आपका अगले 3 साल में कार लेने का प्लान है या फिर 5 साल में अपना ड्रीम फ्लैट का डाउन पेमेंट करना हो या 2 से 3 साल में एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना हो, तो ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स हर किसी के होते हैं। अब सवाल ये आता है, अगर आपको इन गोल्स के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करें? क्या स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए सही है? जनरली दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छा आइडिया नहीं माना जाता, क्योंकि अगर आपका टाइम होराइजन सिर्फ 3 से 5 साल या उससे कम है तो पूरा पैसा डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स में डालना बहुत रिस्की माना जाता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट का उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी 50% तक लॉस हो सकता है और वर्स्ट केस में तो 70 से 75% तक कैपिटल डूब सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। अगर आप आज इन्वेस्ट करके 1 महीने बाद निकालते हो या फिर 3 से 5 साल के अंदर पैसा विड्रॉ कर लेते हो तो उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सिंपल है, जो भी पैसा आपको 5 साल के अंदर चाहिए वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। और दोस्तों, ऐसे गोल्स के लिए रिस्क को समझना और सही ऑप्शन चूज करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो कि 3 से 5 साल के गोल्स के लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्बिट्रेज फंड्स की। अब ये समझने के लिए पहले आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट गए और आपको एक ही मॉडल का मोबाइल 2 अलग अलग दुकानों पे मिलता है। पहली दुकान बोल रही है प्राइस 20,000, दूसरी दुकान पे वही मोबाइल 19,000 का मिल रहा है। अब आप क्या करते हो? दूसरे दुकान से मोबाइल खरीदते हो 19,000 में और फिर उससे पहले शॉप वाले को 20,000 में बेच देते हो। मतलब बिना ज़्यादा मेहनत करे आप 1000 का प्रॉफिट बना लेते हो। यही होता है आर्बिट्राज, एक ही प्रोडक्ट की प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाना। एग्जैक्टली इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी होता है। इंडिया में 2 बड़े एक्सचेंज हैं, NSE और BSE। कभी कभी दोनों एक्सचेंज में एक ही शेयर की प्राइस थोड़ी डिफरेंट होती है, स्पेशली जब मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होता है। फंड मैनेजर वही से अपॉर्चुनिटी पकड़ते हैं, एक एक्सचेंज से बाई करके दूसरे पे थोड़ा हायर प्राइस में सेल कर देते हैं और यही प्रॉफिट इन्वेस्टर को रिटर्न के फॉर्म में मिलता है। आर्बिट्रेज फंड्स आपको अलग अलग मार्केट में भी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो या मनी मार्केट। रिस्क बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट डेट फंड्स के बराबर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका टैक्स ट्रीटमेंट इक्विटी जैसा होता है। मतलब अगर आप FD करते हो तो पूरा इंटरेस्ट आपके टैक्स स्लैब में काउंट होता है, लेकिन आर्बिट्रेज फंड में आपको इक्विटी वाले टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्लैट 20% है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% है। 1,25,000 के ऊपर के गेन्स पे, मतलब सेफ भी और टैक्स एफिशिएंट भी। अब चलिए देखते हैं कि ये फंड्स एक्चुअली परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। मैं यहाँ टिकर टेप यूज कर रहा हूँ। हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर मैंने आर्बिट्रेज फंड सेलेक्ट किया और अब मैंने इन्हें 3 ईयर के CAGR के बेसिस पे शॉर्ट कर लिया है। तो दोस्तों, टॉप फंड्स की बात करें तो पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स आया है 7.86% का। सेकंड पे है 7.84%, फिर 7.8% और बाकी उसके आसपास ही है। अगर हम 5 ईयर एवरेज देखें तो यह रिटर्न्स लगभग 6.5% के आसपास मिल रहा है। मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3 से 5 साल सोच रहे हो तो आर्बिट्रेज फंड्स में आप रफली 6.5 से 7% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आप सोचोगे ये तो FD जैसा ही है, 6 से 6.5%। बिल्कुल रिटर्न सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस ये है कि FD का पूरा इंटरेस्ट आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। आर्बिट्रेज फंड में आपको इक्विटी जैसा टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो FD के इंटरेस्ट पे आपका बहुत टैक्स कटेगा, लेकिन आर्बिट्रेज फंड में आपको सेम FD जैसा रिटर्न मिलेगा और साथ में टैक्स सेविंग एडवांटेज भी। दूसरे नंबर पे आता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये हाइब्रिड फंड्स होते हैं, लेकिन कंजर्वेटिव साइड पे।
मतलब रिस्क यहाँ लो होता है। इसमें आपको 10 से 25% इक्विटी एलोकेशन मिलता है और बाकी का 75 से 90% डेट में होता है। मतलब ये पूरे इक्विटी वाले फंड नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा इक्विटी का फ्लेवर ज़रूर मिलता है और यही फ्लेवर इन्हें रेगुलर डेट फंड से थोड़ा बेटर बनाता है। रिटर्न्स की बात करें तो ये फंड्स आर्बिट्राज से थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देना है, इनका टैक्स ट्रीटमेंट डेट फंड्स जैसा होता है। मतलब चाहे आप 2 साल में पैसा निकालो या 8 साल बाद, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। यही एक छोटा ड्रॉबैक है। मैंने ओपन कर लिया है टिकरटेप और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। तो दोस्तों पहले नंबर पे हम देख सकते हैं कोटक डेट हाइब्रिड फंड। इसने पिछले 3 साल में 11.41% का रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पे है आदित्य बिरला सन लाइफ रेगुलर सेविंग्स फंड। इसने लगभग 10.13% का रिटर्न दिया है। और तीसरे नंबर पे है SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इसने लगभग 10.5% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है, एक्सपेंस रेशियो। आप देख सकते हैं SBI फंड का एक्सपेंस रेशियो है लगभग 1.08% का, लेकिन वही कोटक फंड का सिर्फ 0.48%। मतलब कोटक फंड में आप 0.5% सेविंग कर रहे हो। और सोचो अगर आप 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये 0.5% भी एक बड़ी सेविंग बन जाती है। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर किसी फंड में आपको लो एक्सपेंस रेशियो के साथ बेटर रिटर्न मिल रहा है तो उस ऑप्शन को प्रेफरेंस देना चाहिए, वरना अपनी रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन देखकर आप खुद का डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। नाम से ही समझ आ रहा है यहाँ फंड मैनेजर के पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब कभी चाहे तो 0% इक्विटी रखे, कभी चाहे तो 100% इक्विटी तक ले जा सकते हैं और बाकी एलोकेशन डेट में एडजस्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क यहाँ फिक्स्ड नहीं है। मार्केट सिचुएशन के हिसाब से रिस्क कभी कम हो सकता है और कभी ज़्यादा। इसीलिए आर्बिट्राज और कंजर्वेटिव हाइब्रिड के कंपैरिजन में यहाँ रिस्क डेफिनेटली हायर है। मैंने ओपन कर लिया है टिकरटेप और सेलेक्ट कर लेता हूँ बैलेंस एडवांटेज फंड। 5 साल के CAGR के बेसिस पे शॉर्ट करता हूँ। कुछ बड़े फंड सामने आते हैं जैसे HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, बड़ौदा PNB एडवांटेज फंड, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अगर हम HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड को देखते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है अराउंड 0.72% का, जो कि इस कैटेगरी में कॉमन है क्योंकि यहाँ पोर्टफोलियो में फ्रीक्वेंट चेंज होते रहते हैं, जिससे फंड मैनेजर का एक्सपेंस बढ़ जाता है। एसेट एलोकेशन देखोगे तो इक्विटी कभी भी 0 से 100% तक हो सकता है। डेट एलोकेशन 0 से 35% के बीच होता है और थोड़ा एलोकेशन रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हो सकता है अप टू 10%। फिलहाल इक्विटी में एलोकेशन लगभग 65% रखा गया है। इसका भी एक रीज़न है कि इन फंड्स को जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसा टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो तो इक्विटी वाले टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। ओवरऑल बैलेंस एडवांटेज फंड एक डायनेमिक ऑप्शन है जहां फंड मैनेजर एक्टिवली डिसाइड करते हैं कि आपका पैसा किस डायरेक्शन में लगाना है। लेकिन हाँ, रिस्क भी यहाँ कंजर्वेटिव हाइब्रिड या आर्बिट्राज फंड से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आज के चौथे नंबर पे है फंड्स ऑफ फंड। अब ये फंड्स ऑफ फंड क्या होता है? सिंपल शब्दों में ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो सीधा इक्विटी या डेट में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि ये पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड या ETFs में लगाते हैं। मतलब एक तरीके का बास्केट ऑफ फंड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फंड आपका पैसा किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, दूसरा किसी डेट म्यूचुअल फंड में, तीसरा किसी गोल्ड फंड में, तो आप इनडायरेक्टली एक ही जगह इन्वेस्ट करके मल्टीपल फंड्स का एक्सपोजर ले लेते हो। अब अगर मैं टिकरटेप पे जाऊं और फंड्स ऑफ फंड्स डोमेस्टिक हाइब्रिड सेलेक्ट करूं और 5 साल के CAGR के बेसिस पे सॉर्ट करूं तो हम देख सकते हैं पहले नंबर पे है कोटक फंड्स ऑफ फंड, दूसरे पे है फ्रैंकलिन इंडिया और तीसरे पे है SHBC एग्रेसिव। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है, इनमें से ज़्यादातर फंड्स का AUM काफ़ी छोटा है और AUM अगर 1000 करोड़ से कम हुआ तो फ्यूचर में आपको लिक्विडिटी का इशू हो सकता है। इसीलिए पर्सनली मेरा सजेशन होगा, अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उन्हीं फंड्स को चूज करो जिनका AUM थोड़ा ज़्यादा है।
और दोस्तों फंड्स ऑफ फंड का एक्सपेंस रेशियो जनरली लो होता है क्योंकि यह फंड मैनेजर खुद स्टॉक्स या बॉन्ड्स पिक नहीं करता है बल्कि दूसरे फंड्स चूज करते हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात क्लियर रखो, रिटर्न्स पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं उन अंडरलाइंग फंड्स की परफॉर्मेंस पर। अगर वो फंड्स अच्छा परफॉर्म करता है तो आपका रिटर्न्स भी अच्छा होगा, वरना नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो इस कैटेगरी में अपना एलोकेशन बहुत लिमिटेड रखो क्योंकि शॉर्ट टर्म में हाई रिस्क लेना सही डिसीजन नहीं होगा। पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए ठीक है, लेकिन हेवी एलोकेशन मत करो। तो दोस्तों आप अपना पूरा पैसा एक ही कैटेगरी में मत डालना। जैसे अगर आपको लग रहा है कि बैलेंस एडवांटेज फंड हाई रिटर्न्स दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा वहीं पे पार्क कर दो। शॉर्ट टर्म में रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। बेस्ट अप्रोच यही होगा कि थोड़ा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में रखो, थोड़ा आर्बिट्राज फंड्स में, और अगर चाहो तो थोड़ा बैलेंस एडवांटेज फंड में भी इन्वेस्ट कर लो। मतलब ओवरऑल एक डाइवर्सिफाई स्ट्रेटेजी रखो ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे और आपका पैसा सेफ भी रहे। और दोस्तों बड़े गोल्स जैसे शादी, बच्चों की एजुकेशन या रिटायरमेंट को कभी भी शॉर्ट टर्म गोल मत समझो। अगर शॉर्ट टर्म में पैसा पार्क करना है तो आर्बिट्राज फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या इवन फिक्स डिपॉजिट्स भी सेफ ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। वहाँ आपको 6 से 6.5% तक के सेफ रिटर्न्स मिल जाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में जितने भी फंड्स का नाम मैंने लिया है वो मैंने मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग चूज की है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले खुद अपनी रिसर्च जरूर करें, रिस्क प्रोफाइल को समझें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।